कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य क्या था? जो बच्चों ने किया, मैं तो भाई उनके बिल्कुल ही पक्ष में हूं। उन्होंने जो भी किया सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया। वर्स्ट पुलिस ऑफ अ कंट्री। दिल्ली पुलिस के लिए जो रिस्पेक्ट बची थी ना, खत्म हो गई है, खत्म। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कैसी बेटी बचा रहे हैं भाई आप? तो ये सरकार ने जो किया बहुत ही घटिया किया। गृह मंत्री जी को इस पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। बेटियों के ऊपर बर्बरता से डंडे बरसाना, लठ मारना, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना। हेमलता दिवाकर जी ने एक मीम्स बनवाया अपना, जब आशा भोसले जी शांत हुई थी तो बोल रहे हैं कि वो सिंगर थी, कौन थी? आशा भोसले सिंगर थी ना। उनका नाम नहीं पता इनको। ये नेता इतने पढ़े लिखे हैं? कहाँ से पढ़े लिखे हैं? राखी सावंत ने भी इसको ट्रोल किया था। तो आगरा की मैं पढ़ी लिखी नहीं है क्या? उनको घोंसले और भोसले में समझ में नहीं आता है। क्या एआई से नौकरियां बढ़ेंगी या घटेंगी? फिर इससे नौकरियां बढ़ेंगी कि अखिलेश जी जब इस सूबे के और इस देश के गद्दी संभालेंगे तो इस देश के अंदर चाइना, अमेरिका, रसिया और जापान जैसी टेक्नोलॉजी आएगी। ये सुबह से शुरुआत जो करते हैं वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नाम से करते हैं। क्या बेटियों के डंडा कहाँ घुसाया जा रहा है? बेटियों के छाती पर डंडा बरसाया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। विपक्ष बार बार कहता है कि वोट चोरी होती है, क्या ऐसा होता है? 101% होता है। हेमलता दिवाकर जी ने 431 करोड़ माफ किए थे टोरेंट पावर के, क्या ये सही थे और क्यों किए? इन्होंने माफ किए थे 431 करोड़ रुपए। इसमें पूरा कमीशन का काम था, पूरा भ्रष्टाचार का काम था, नीचे से लेकर के और लखनऊ तक पूरी दलाली हुई है और जमकर के दलाली हुई है इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिक टॉक्स। आज का बहुत ही खास पॉडकास्ट जो कि जेनजी जी के ऊपर है और हमारे साथ हैं प्रवीण लोधी जी जो कि एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो स्वागत है सर, आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल सही हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि आप भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। सर, मैंने जैसे अभी हमारे देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है सीजेपी को लेके, कॉकरोच जनता पार्टी आई और उसने नीट को पेपर को मतलब इतना हंगामा हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ, क्या वो सही हुआ या कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो भी हुआ वो एक बच्चों के लिए बहुत ही यहाँ तक पहुंचना बहुत ही दुर्भाग्यशाली था। एग्जाम में बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है, बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। जब तक आप किन्हीं चीज़ों को बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से नहीं चलोगे और पेपर लीक होना बहुत बड़ा, देश के लिए ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस पे हमको बहुत सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। मैं बहुत छोटे स्तर से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे भी पिताजी ने खेती करी, किसानियत करी। भाई ये देखो कि बिहार से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से जितने भी बच्चे आते हैं 70% गांव देहात से निवास करते हैं। उनका सपना होता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। और यहाँ का भारत सरकार का और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका शैक्षिक प्रणाली जो है बहुत ही गिरा हुआ स्तर है और बहुत बड़ा इसमें शिक्षा माफिया काम कर रहा है। इसमें चपरासी से लेकर के और मंत्री तक इसमें इस जो पेपर जो लीक हो रहा है उसमें सभी संलिप्त हैं। ये मेरा खुद का मानना है। पारदर्शिता नाम की चीज नहीं रही है और बच्चों के साथ वास्तव में ही बहुत बड़ा, उनके जीवन के साथ, उनके सपनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और जो बच्चों ने किया, मैं तो भाई उनके बिल्कुल ही पक्ष में हूं। उन्होंने जो भी किया सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया। जो भी उन्होंने किया संविधान के दायरे में रह करके किया। क्या स्टूडेंट की जो डिमांड थी वो जेन्युइन थी? बिल्कुल जेन्युइन थी, उसमें गलत क्या है? अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरा कोई नहीं सुन रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं सोए हुए लोगों को जगाऊंगा ना
कि मेरे माता पिता ने किस तरह से खेत खलिहान में काम करके रेडी टेली चला करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैंने ये सपना देखा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब मेरा ध्यान जाता है सरकार की तरफ तो मेरा तो विश्वास ही खो जाता है कि यार मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ। बच्चे तो इसमें डिप्रेशन में आ गए और सैकड़ों बच्चों ने और हमारी बेटियों ने आत्महत्या तक कर ली, और सरकार फिर भी सोई हुई है। तो मैं तो बच्चों ने जो भी किया, जैन जी ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, और मुझे तो आशा और विश्वास है अगर नहीं सुनी गई, फिर से यही हुआ तो बच्चे अभी तक तो यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे चल के नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ही हालात भी पैदा हो सकते हैं अगर हमारी भारत सरकार नहीं चेती तो। मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी, क्या सीजेपी है वो राजनीतिक दल बनेगा या ये स्टूडेंट के लिए काम किया उसने? अभी मैं इसके बारे में कोई आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो भी किया छात्रों के लिए किया, जैन जी के लिए किया, मैं तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों की इस समस्या को लेकर के जिस मंच से आवाज़ बुलंद करने का, उनको इकट्ठा करने का, सोई सरकार को जगाने का काम किया, ये उनके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और सरकार ने, जबकि बच्चे पूरी संवैधानिक तरीके से, लाखों की भीड़ थी, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को कर रहे थे, सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। उनकी कोई बड़ी मांग नहीं थी, केवल इतनी मांग थी कि यहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा दे और कोई बढ़िया, उनकी जगह पर कोई बढ़िया मिनिस्टर स्थापित हो जो हमारी समस्याओं का, इस देश की एजुकेशन प्रणाली को स्वच्छता पारदर्शिता से चलाए। बच्चों की केवल इतनी मांग थी। बच्चों को कौन सी राजनीति करनी है आप बताइए? उनको तो अपना भविष्य सिक्योर करना है कि भाई हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हमारे माता पिता ने जो सपना देखा है, इस देश के लिए हम जीना चाहते हैं, इस देश के लिए मरना चाहते हैं, इस देश के लिए करना चाहते हैं, तो बच्चों ने वही किया। और जब नौजवान जागेगा तो सवाल पूछेगा, जब जागेगा नहीं तो सवाल कैसे पूछ लेगा? बच्चे जागे, उन्होंने सोचा, सरकार से पूछा, जब जवाब नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई, तो बच्चों ने ये जो प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा किया। और मैं तो कहता हूँ कि हर माता पिता को, उन माता पिताओं को भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। और मैं जैन जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो 20 जुलाई को बच्चों के साथ किया, हमारे देश की बेटियों के साथ किया, वो घोर निंदनीय है। आपने गोलियां चलवाई, बेटियों पे डंडे बरसाए, कपड़े फाड़े, उनके कहां उनको डंडे मारे बेटियों को। आप, ये हमारे देश की जो बेटियां हैं वो देवी के रूप में पूजी जाती हैं, और आपने क्या किया? आपको शर्म नहीं आई? अरे बेशर्मी की हद होती है। आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कैसी बेटी बचा रहे हैं भाई? आप खुद सोचिए। मेरे भी बच्चे हैं, बहन है, भांजी है, बेटियां हैं, मेरे साथ भी ऐसे होता। ये मेरे देश की है बात है कि मैं भी इस देश का, मुल्क का हिस्सा हूं, तो जिसकी भी बेटी है वो मेरी भी बेटी है। तो ये सरकार ने जो किया बहुत ही घटिया किया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस जो घटना की है इसकी जिम्मेदारी लेकर के गृह मंत्री जी को इस पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, बिल्कुल दे देना चाहिए था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बेटियों के ऊपर बर्बरता से डंडे बरसाना, लठ मारना, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, ये सब इस देश के लिए, भारत की संस्कृति के लिए और आने वाले भविष्य के लिए ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। इस देश का, इस मुल्क का, हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का युवा जाग चुका है और वो सही समय पर सही जागा है। जो विपक्ष नहीं कर पाया, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, जो विपक्ष नहीं कर पाया, काफी दिनों से लगा हुआ था, वो हमारे जैन जी, हमारे बच्चों ने, हमारे युवाओं ने इसको कर दिखाया। इनका घमंड तोड़ दिया। इनको बहुत बड़ा घमंड था सरकार को, रावण से भी कर रहा घमंड था कि हमें तो कोई चिढ़ा ही नहीं सकता है, हमें कोई डिगा ही नहीं सकता है।
ये तो अपने आप को बिल्कुल ही, अभी कहते हैं ना कि वो 40 साल के लिए 50 साल के लिए जाने वाले नहीं थे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, जिस देश का युवा जाग जाता है उस देश का कितना भी बड़ा धराशायी हो, कितना भी बड़ा अपने आप को बाहुबली समझे, वहां सत्ता परिवर्तन निश्चित आता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण के घर दिया न बाती। कितना बड़ा कुनबा था रावण का, सोने की लंका थी, सब कुछ था, पूरा वैभव था, अच्छे थे देवी देवताओं को उसने पार्टी से बांध रखा था। एंड में आकर के उसका भी नाश हुआ। तो जब तक हमारे देश की शिक्षा प्रणाली नहीं सुधरेगी, पारदर्शिता नहीं आएगी, बच्चों की बातों को नहीं सुना जाएगा, उनके भविष्य के प्रति आपको उनको सिक्योर नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश का कभी भला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो भी मिनिस्टर है, जो विधायक है, सांसद है, या जितने भी इस देश को चलाने वाले हैं, उनको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, उनको इतिहास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, भूगोल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, शैक्षिक ज्ञान, संविधान का ज्ञान। आपके पास डिग्री होनी चलेगा, लेकिन आपको इन 5-6 चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको शिक्षा का ज्ञान नहीं है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे सुधरेगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हो उसका सही रूप से, सही तरीके से आप निर्वहन करोगे। आपको देश की संस्कृति नहीं आती है तो मैं नहीं मानता कि इस देश की हजारों साल पुरानी हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसकी आप रक्षा कर पाए। आपको अगर अपने देश का भूगोल नहीं पता है तो मैं नहीं समझता कि आप इस देश के भूगोल को सुधारने का काम करेंगे। क्या एआई से नौकरियां बढ़ेंगी या घटेंगी फिर? नहीं, एआई एक अच्छा है, टेक्नोलॉजी है, इससे नौकरियां बढ़ेंगी। अभी इस पे हमारी सरकार को बहुत गहनता से काम करना चाहिए और इसके लिए इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए और बच्चों के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। मेरी राय में अभी भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी भी सरकार ने बच्चों के अंदर जो कौशल है उसको निखारने का किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 2012 की सरकार में एक लैपटॉप ला करके युवाओं के अंदर डिजिटल के लिए एक क्रांतिकारी लाने का काम किया था। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश के अंदर कंप्यूटर ला करके देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति का लाने का काम किया था, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप, घर घर लैपटॉप ला करके बच्चों को दे करके डिजिटल के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लैपटॉप का देने का जो काम किया, युवाओं को उकसाने का काम किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को टेक्नोलॉजी में ले जाने का काम किया, वो मैं इसके लिए घोर घोर अखिलेश जी की प्रशंसा करता हूँ। और मैंने अखिलेश जी को बहुत नज़दीक से देखा है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है, वो एक अनुशासित एजुकेशन मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हुए हैं, उनको हर तरह का ज्ञान है। वो एक सैफई परिवार से हैं, एक गांव देहात के परिवार से हैं। उन्हें ये पता है कि मक्का बाजरा से लेकर के और देश का आईएएस तक का सफ़र कैसे तय होता है और प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री का जो सफ़र होता है, जो बनता है, उसका क्या कर्तव्य होता है और क्या धर्म होता है। ये मैंने अपने नेता अखिलेश यादव जी से सीखा है और उनसे पता चलता है कि वो, मैं इतना मुझे पता है कि अखिलेश जी जब इस सूबे के और इस देश के गद्दी संभालेंगे तो इस देश के अंदर चाइना, अमेरिका, रसिया और जापान जैसी टेक्नोलॉजी आएगी। ये मेरा अपने नेता के ऊपर पूर्ण रूप से 100% विश्वास है और परिवर्तन होएगा और ये मेरे देश का
मेरे युवाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली होगा कि जिस दिन अखिलेश जी इस देश की बागडोर संभालेंगे उस दिन इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर एक टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अभी ये लोग, जबकि हमारे देश के पास में ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना ईंधन की कमी है, ना गैस की कमी है, लेकिन इन्होंने चोरी करने के लिए, इन्होंने मुनाफाखोरी खुद की करने के लिए पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल मिलाने का काम कर रहे हैं, जो एथेनॉल बना रहे हैं, वो भारत सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी के पुत्र बना रहे हैं। तो ये जो सारा जो घपला चल रहा है ना, वो आम गरीब नौजवान और किसान के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन का जो सिस्टम है पूरा ही खराब हो रहा है, पूरी गाड़ी की टेक्नोलॉजी ही खराब हो रही है। देखिए, पहले जो एथेनॉल मिलाने से पहले इंजन जो बनाया जा रहा था वो फ्रेश पेट्रोल का बनाया जा रहा था, तो वो उसी हिसाब से काम कर रहा था, उसी हिसाब से बनाया गया था। अब उसके अंदर एथेनॉल मिला दिया गया तो उसके माइलेज भी खराब हुआ, गाड़ी भी खराब हुई। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार सिस्टम है, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। 2027 में कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी या क्या कहते हैं कांग्रेस या सपा या बहुजन समाज पार्टी? आप कहेंगे कि मैं अपनी ही पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से विवेक जी, कि जिस हिसाब से इस देश के और इस प्रदेश के स्थितियां और परिस्थितियां चल रही हैं, हिंदू मुसलमान चल रहा है, ऊंचा और नीचा चल रहा है, युवा पिट रहा है, बेटियों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है, तेरा केसरिया रंग है, मेरा तेरा हरा रंग है, तेरा खजूर है, मेरा नारियल है, तेरा बकरा है, तेरी गाय है। तो जब इस तरह की निम्न स्तर की बात होती है, लोगों तक पहुंचता है, लोगों तक जब ये झूठ जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी 9.5 साल की अवधि में एक काम आपको ही विकास वाला बता दीजिए जो गरीब तक उसकी योजनाएं पहुंच रही हों। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हमेशा हर मंच से दिन भर शुरुआत जो करते हैं, सुबह से शुरुआत जो करते हैं, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नाम से करते हैं। उनको पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव, शहजादे इतने बजे उठते हैं, एसी में रहते हैं, पीसी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ ना कुछ तो अखिलेश यादव जी के अंदर है जो आपको भय सता रहा है अंदर ही अंदर कि यार ये बंदा कुछ तो है। और मैं ये निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। यूरिया मिल नहीं रहा, खाद मिल नहीं रहा, बीज मिल नहीं रहा, किसान को लागत मूल्य मिल नहीं रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, आप ये डेटा निकाल लीजिए कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने मेरे नौजवान साथियों ने बेरोजगारी को लेकर के आत्महत्या कर ली, और कितना हमारा इस देश के अंदर सीमा पर हमारा नौजवान मारा जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। आप मुझे बता दीजिए कि गरीब आदमी तक, मध्यम क्लास के आदमी तक आपकी कितनी योजनाएं आपने लागू की और कितनी योजनाएं पहुंच गई। मुझे याद आता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बात, वो कहते थे, मैंने सुना है कि हमारे पास से 1 रुपया जाता है और जनता तक जाते जाते वो 15 पैसा रह जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो निम्न वर्ग है वहां तक 15 पैसा भी जा रहा हो। केवल जो सारे विकास हो रहे हैं वो केवल कागजी कार्रवाई पर हो रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट पर हो रहे हैं। ना किसी को बेटी की चिंता है, ना किसी के बेटे की चिंता है, ना युवा की चिंता है, ना किसान की चिंता है। केवल और केवल ये हवस हो गई है
कि हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अपनी सरकार कैसे बनाएं, और भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर के भ्रष्ट शासन और प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है। मैं इसकी घोर घोर निंदा करता हूं आपके इस मंच से। मुझे नहीं लगता है कि देश या प्रदेश कहीं आगे जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये हमारे मंत्रियों को, प्रदेश के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को इसके लिए बहुत कुछ करने की और बहुत कुछ खुद को सीखने की जरूरत है। जब मुझे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है और मुझे इसका ज्ञान ही नहीं होगा, तो मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे उनके स्किल को डेवलप करूंगा, है ना। अगर मुझे ये पता नहीं है कि H2SO4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सल्फर, है ना, ये फॉर्मूला है। तो जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा तो मैं सामने वाले को क्या सिखाऊंगा। तो यही हमारे प्रदेश का हो रहा है कि दिन भर अखिलेश जी के ऊपर बातें होती हैं, दिन भर चरस गांजे के ऊपर बातें होती हैं, दिन भर मुसलमानों के ऊपर जहन्नुम में मिलाने वाली बातें होती हैं। आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी बात बात पर जहन्नुम 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 करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल सही बात है, जहन्नुम में मिला देते हैं। इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया किसान को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया नौजवान को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया बाबूजी कल्याण सिंह जी को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया उमा भारती जी को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया राजू भैया को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया इस देश की युवा पीढ़ियों को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया बेटियों के अरमानों को, इन्होंने जहन्नुम में मिला दिया माता पिता के सपनों को। किसी को मारना, किसी का घर उजाड़ना, किसी पर बुलडोजर चलाना और किसी से गाली देना, किसी से अशब्द बोलना या हिंदू मुसलमान करना और अपने ही नौजवान बच्चों को अपनी भीड़ का हिस्सा बना करके उनको उकसाना, ये मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई अच्छी दिशा देने का काम कर रही है ये सरकार। इस सरकार को बिल्कुल ही सरकार चलाने का आज के हिसाब से कोई सलीका नहीं पता है। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं वो इस देश को और इस प्रदेश को किस जहन्नुम में ले जाएंगे। आप बताइए, अभी तक उत्तर प्रदेश से कितने वैज्ञानिक निकले हैं बताइए, कितने IIT बने हैं, कितने एम्स बने हैं। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, अरे यार पाकिस्तान तो है ही जो है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं वो जापान की बात क्यों नहीं करते हैं, जापान की टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करते हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। उनको करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, अपने अधिकारियों को भेजना चाहिए वहां पर सीखने के लिए कि वहां की टेक्नोलॉजी कैसी है। भारत ऐसे ही विश्वगुरु है, कैसे हो जाएगा विश्वगुरु? कौन कहता है विश्वगुरु? किस वजह से विश्वगुरु हो जाएगा देश? आप बताओ मुझे। जो लोग कहते हैं कि गाय का गोबर खाओ, गौमूत्र पियो, पागल हो क्या? जो कहते हैं वही हॉस्पिटलों में एडमिट क्यों होते हैं, फिर एलोपैथिक और होम्योपैथिक का इलाज क्यों करवाते हैं? ऐसे ऐसे संत हैं जिनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप आ गए हो तो कम से कम अपनी मर्यादा को भी ध्यान रखो, झूठ तो मत बोलो। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको मर्यादा में ध्यान रखना चाहिए और सनातन धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। कभी सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि आप दूसरे समाज को, दूसरे तबके को गाली दो, उसको जहन्नुम में पहुंचाओ। हमारा हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं कहता है। घर पे जो आ जाए उसको प्रेम से रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, जो भी आ जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये क्या कर रहे हैं बच्चों के अंदर, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? अभी मैंने पिछली साल देखा था कि क्रिश्चियन समाज का त्योहार था, क्रिसमस डे था। उस दिन कुछ शरारतियों ने, असामाजिक तत्वों ने
मॉल में जा करके जहां पर क्रिसमस डे मनाया जा रहा था वहां तोड़फोड़ की और बदतमीजी की, गालियां दी। मुसलमानों के कोई बात होती है तो गालियां देते हैं, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यही हमारा देश विश्वगुरु के नाम से जाना जाएगा। जब हम किसी का आदर नहीं करेंगे तो दूसरे देश हमारा आदर क्यों करेंगे? हमारे पासपोर्ट की जो कीमत है वो गिरती जा रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, आदमी की कीमत गिर रही है, और आप कह रहे हो कि देश और प्रदेश बहुत विकास कर रहा है। जब तक इस देश का युवा खुश नहीं होगा, इस देश का युवा कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा, तब तक इस प्रदेश का और इस देश का कोई भला नहीं होना। इसलिए सरकार को हिंदू मुसलमान, रंग का भेदभाव, जाति और धर्म, इन सब को छोड़ करके हमको केवल एक ही बात करनी है। मैं पूरी तरह से धैर्य देता हूं, मैं पूरी तरह से 100 में से 100% मेरी खुद की सोच रहती है। मैं आपके भी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं वही चाहता हूं जो आज के बच्चे चाहते हैं, और मैं वही करना चाहता हूं। अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं वही करना चाहता हूं जो बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं, और मैं वही करना चाहूँगा जो हमारे बच्चों का कौशल जो उनके अंदर भरा पड़ा है उसको उभार करके, उसको एक कैनवास पर ला करके, उसकी जो मन की भावना उसको आकृति के रूप में उसको उकेर करके वहाँ एक आकृति बनाने का काम करूँगा। और ये काम मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। आप सरकार बनने दीजिए, 2027 में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कम से कम हम लोग 300 सीटें जीत के आ रहे हैं। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पता नहीं मेरा नेता किस किस्म का है, किस मिट्टी का बना हुआ है। उनकी बेटी के बारे में आपने सुना होगा, कितना भद्दा बोला गया, कितना गंदा बोला गया। क्या आपका यहाँ स्लोगन काम करता है? कोई किसी की बेटी के बारे में ऐसे बोल सकता है? बताइए कितनी निंदनीय बात है। बताइए, एक जब अखिलेश यादव जी की बेटी और परिवार को नहीं चूक रहे हैं, तो आप सोचिए कि आम जो आदमी नीचे तबके का रहता है उसके साथ क्या हो रहा होगा। आप बलात्कार के आंकड़े निकालिए, उससे 4 गुने आंकड़े समाज के डर से, भय से, दबाव में आकर के, तो जिनके साथ बेटियों के साथ बलात्कार होता है, व्यभिचार होता है, वो थाने तक आ ही नहीं पाते हैं कि बदनामी के डर से, कि वहीं के नहीं दबा दिए जाते हैं। तो कितनी ये विडंबना है। और आप कहते हैं कि जहन्नुम में मिला देंगे, आप कहते हैं जहन्नुम में मिला देंगे। मैंने आपको नाम लिया, मैं जिस समाज से आता हूं मैं बिल्कुल कोई डर नहीं है। आपने राजू भैया की राजनीति को जहन्नुम में मिला दिया, बाबूजी कल्याण सिंह जी की राजनीति में जहन्नुम में मिला दिया, उमा भारती की राजनीति को जहन्नुम में मिला दिया। और ये देश किसान प्रधान देश है। जब तक यहाँ का किसान और नौजवान खुश नहीं है, तब तक ये देश खुशहाल नहीं हो सकता है। और जब तक इस देश के अंदर नई टेक्नोलॉजियों नहीं आएंगी, नई इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, नए कौशल डेवलपमेंट नहीं होंगे, तब तक कोई भला नहीं हो सकता है। और ये सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि इन्होंने 9.5 साल के अंदर कोई अपना अच्छा रिपोर्ट कार्ड दिया हो, तो उसे जनता के सामने पेश करें, इस देश को दिखाएं, इस प्रदेश को दिखाएं। मैंने अभी वीडियो देखी थी जैन जी की, बच्चियों के साथ क्या हो रहा था, क्या सोच रहे होंगे उनके माता पिता। पाकिस्तान के आप गाली देते हो, वो भी हमारी बेटियों के प्रति बहुत मतलब अच्छा बोल रहे थे बेटियों के लिए, कि भारत की बेटियों के साथ ऐसे बर्बरता पूर्वक नहीं पेश आना चाहिए था। और वहाँ भी लड़कियां भी तो गाली दे रही थी, बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 95% लड़के 24 घंटे गाली देते हैं, आपस में बात करते हैं, तो कहाँ से सीखते हैं? तो ये तो हम लोग बहुत पहले से सीख रहे हैं ना गालियां देना।
लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एज फैक्टर के साथ, मैच्योरिटी के साथ सब खत्म हो जाता है। देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छा एक बात होती है, लड़कियों ने तो गालियां दे दी, आपने हमारी बेटियों को तो पकड़ लिया कि लड़कियां गाली दे रही हैं, और जो तुम्हारी औलादें दिन भर गाली देती हैं, हम भी देते थे बचपन में। तब क्या होता है, मतलब लड़के लड़कियों में भेदभाव? लड़के दिन भर आपस में भी जब बात करते हैं तो उल्टी सीधी गालियां दे के बात करते हैं, तो ये बेटियों को ही क्यों? आपकी इसलिए कि आपकी बेटियों ने और बच्चों ने हालत खराब कर दी, उन्होंने मांग रख दी, उन्होंने अपने हक अधिकार की लड़ाई शुरू कर दी, आपसे प्रश्न पूछ लिया, आपकी नाकामियां गिना दी, आपने कह दिया कि गालियां दे रही थी। आपने मणिपुर में जब नंगा नाच हो रहा था, बेटियों को घुमाया जा रहा था, तब कहां चले गए थे आप? आसाम के अंदर कितनी बड़ी घटना घटी, तब कहां चले गए थे आप? और मेरे पास कई ऐसे वीडियो हैं, मैं आपको डालूंगा। गाली देना तो आपने ही सिखाया है। क्या वो मां नहीं थी जिसको आपने बोला था जर्सी गाय? आपने बोला था ना जर्सी गाय, 50 करोड़ की हीरोइन और बार डांसर, क्या वो किसी की मां नहीं है? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, वो कौन थे फिर? ये कहां की सभ्यता है? ये कहां की संस्कृति है? ये कहां का सनातन है? सिखाया तो आपने ही है ना, तो जैसा करेगा जैसे भरेगा। अब क्यों आप भाइयों बहनों और मित्रों से 24 घंटे के अंदर साहब आप गाइज पे और फ्रेंड्स पे आ गए? ये वही जैन जी है, ये जीना दुश्वार कर देगी, चाहे कोई सही चाहे मैं क्यों ना सही। ये वो चेता हुआ, जागृति हुआ, जब काले घुंघराले वाले बाल दौड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छे देशों की और प्रदेशों की हवाएं बदल जाती हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का युवा जाग गया है, अब बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, ये मेरा विश्वास है। ये गालियां छोड़िए, ये पता अपनी पे आ गए जैन जी, तो ये पता नहीं क्या क्या कर देंगे। आपका तख्ता पलट की तो बात छोड़िए, आप कहते हैं हम झोला उठा के चल देंगे, ये आपको झोला भी नहीं ले जाने देंगे। ये वो जैन जी है, ये वो जनरेशन है आज की, और मैं तो बहुत खुश हूं। ये क्या गाली और ये सब लगा रखा है, समय के हिसाब से परिवर्तन है। गालियां देना तो आपने ही सिखाया है, मैं इस मंच के आपके माध्यम से बोल नहीं सकता हूं। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं इनके लीडर, तो मैं आपको भेज दूंगा। उसने तो कुछ नहीं कहा बेचारी ने, और फिर आपने उस बच्ची पे इतना दबाव बनाया, उसको इतना हरिसमेंट किया कि उसने जाकर के माफी मांगी। आप माफी किस किस से मंगवाओगे? आप उत्तर प्रदेश के बहुत ही बाहुबली थे, सेंगर साहब जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बलात्कार में फंसे हुए हैं। आपने उनके साथ क्या किया? कितना बचाव कर रहे हो? और हमारे यहाँ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आजम खान साहब की जौहर यूनिवर्सिटी, जहां गरीब रिक्शे वाले बच्चों से तो फीस भी नहीं ले जाती है, उसको क्या तहस नहस करने का आपने फैसला लिया है, उसको तोड़ने का फैसला लिया है, उसको खत्म करने का फैसला लिया है। आज देश के अंदर से करीब 1 लाख शैक्षिक संस्थान बंद होने के कगार पर बंद कर दिए गए हैं। मंत्रालय खोले जा रहे हैं, शिक्षालय बंद किए जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट है? ये विश्व गुरु है? ये भारत है? ये क्या भगत सिंह जी ने यही सपना देखा था इस देश के लिए कि मेरे देश में ये होगा? आप बताइए मुझे। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, वो गाली दे रही थी, वो गाली नहीं है? जिसको पूरा देश राष्ट्रपिता कहलाता है, जिसकी कई कंट्रियों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी पूजा होती है, उनको गालियां दोगे आप? ये कहाँ की संस्कृति है? और जब बच्चियों ने कुछ कह दिया, मेरी बेटियों ने कुछ कह दिया, तो तुम्हारे मिर्ची लग गई, आग लग गई। मैं तो उस बेटी को भी कहना चाहता हूं कि उसने बहुत गलत माफी मांगी। क्यों मांगी आपने माफी? आपने हालात क्यों पैदा किए इस देश के अंदर कि बच्चों को ये सब कुछ करना पड़ा? बताइए मुझे, आपने हालात ये पैदा क्यों किए?
बच्चे तो अपने घर में पढ़ रहे थे ना, उनके माता पिता तो रिक्शा चला करके, सब्जी बेच करके, रेडी ठेली लगा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे ना। और वो सपना भी देख रहे थे मेरे बच्चे, मेरे देश के बच्चे, कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आपने उनके मेरे जो बच्चे हैं इस देश के, उनके साथ में अच्छा किया क्या? ऐसे हालत क्यों पैदा कर दिए भाई कि बच्चों को यहां तक आना पड़ा? पूरी देश दुनिया ने ये नंगा नाच देखा आपका, बच्चों का नहीं। बच्चों ने तो जो किया बहुत अच्छा किया, और मुझे पूरी उम्मीद है और आप गलत करोगे तो इससे भी बुरा होगा। मैं उदाहरण भी दे चुका हूं, नेपाल जैसा, अफगानिस्तान जैसा। आपसे नहीं संभल रहा है देश। आप ओनली कहते हो कि विश्व गुरु, भारत यहाँ गया, भारत वहां पहुंच गया। अगर ऐसा था तो ये हालात 20 जुलाई वाले क्यों डेवलप हुए, क्यों ऐसा हुआ? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी नेता माननीय सांसद डिंपल यादव जी को। लोगों ने पता नहीं उनके बारे में क्या क्या बोला, क्या क्या कहा। एक पीले वस्त्र वाले मंत्री जी, उनको ये नहीं दिख रहा था कि बेटियों के डंडा कहां घुसाया जा रहा है, बेटियों के छाती पर डंडा बरसाया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। ये नहीं देखा मंत्री जी को। मंत्री जी ने क्या देखा कि डिंपल जी के हाथ में जो रूमाल बंधा था वहां चोट के निशान नहीं थे, वहां उन्होंने फर्जी रूमाल बांध लिया था। मान लीजिए मंत्री जी, आपके घर से कोई होता तो यही बोलते। आपने को बेटी नहीं देखी कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आपने डिंपल जी को देख लिया कि उन्होंने सफेद रूमाल झूठा बांध लिया है। कभी डिंपल यादव पैदा करके देखिए, तब पता चल जाएगा कि क्या होता है। डिंपल यादव जी ने बिना सिक्योरिटी के बच्चों के पास जाकर के उनका हौसला अफजाई किया, उनका हालचाल जाना। एक बच्चा बेहोश हो गया, उनके अंदर ममत्व तो है, माता है, इसीलिए उनको डिंपल माँ के नाम से पुकारा जा रहा है पूरे देश के अंदर। एक बच्चे पे घर जाने के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं थे, आपने देखा होगा। माननीय डिंपल यादव जी ने कहा था भाई इनको 2000 रुपए दे दीजिए, ये मेरा बेटा घर पहुंच जाएगा। ये डिंपल जी हैं। मां, कितने इस देश की, कितने नेता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से हटकर 20 जुलाई को उस आंदोलन में गई थी? एक गिना दो, एक गिना दो मुझे। कोई नहीं गया साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है, सब गलत के साथ हैं। मेरी नेता, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान डिंपल यादव जी ने बेटियों के जाकर के एक सुरक्षा कवच बन के, एक मां बन करके उनकी सुरक्षा करने का काम किया था 20 जुलाई को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डिंपल यादव जी को। कंगना जी को क्या ये भाषा शोभा देती है? देखो, पहले नंबर तो कंगना जी को ना तो उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है, ना उनको सदन लेता है, और ना ही गंभीरता से हमारी पार्टी हम लोग लेते हैं। क्योंकि उन्होंने बच्चियों के बारे में, यहाँ जहाँ जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, उनको आना चाहिए था, समझना चाहिए था बेटियों को लेकर के कि मेरे इस देश की बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या बर्बरता कर रही है। और उनको वहाँ जा कर के स्थिति को समझते हुए उनको लोकसभा में जो मेंबर हैं वो उसे इस्तीफा देना चाहिए था कि जब मेरे देश की बच्चियाँ ही सुरक्षित नहीं है तो मैं ऐसी राजनीति और ऐसे सदस्य बनने से क्या फ़ायदा है। उन्होंने बच्चियों को गटर का कीड़ा बोला, उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह से बोला जाता है बच्चों से? तो 15-14 साल की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है, उनका ऐसे मनोबल डाउन किया जाता है। उनके माता पिता को पूछो उन्होंने कैसा पाला है उन बच्चों को, जो उन गरीब माता पिताओं को पूछो, रेडी ठेली चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक कोई गंभीरता से नहीं लेता है।
विपक्ष बार बार कहता है कि वोट चोरी होती हैं, क्या ऐसा होता है? 101% होता है। हम्म। जहां समाजवादी पार्टी का वोट है, इनके सारे अधिकारी मिलकर के, इनके कार्यकर्ता मिलके, इनके बूथ मेंबर मिलकर के ये देखते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का कौन सा वोट है, और ये उसको पूरा ही काटने का काम करते हैं बूथ स्तर से। एक तो ये करते हैं। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम है, मशीन है, ये बनाई तो इंसानों ने ना, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें क्या नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी तो इंसानों ने ही डाला है। सबसे बड़ा सिस्टम तो यही है। कई ऐसे कंट्री हैं लोकतांत्रिक जहाँ ये मशीनें यूज नहीं होती हैं। तो मेरी तो यही मांग है, अगर पारदर्शिता लानी है तो ये सारा जो सिस्टम है हमारा मशीन का, वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से पारदर्शी होना चाहिए चुनाव को, क्योंकि मत से सरकार बनती है, एक मत से बिगड़ जाती है, एक मत से बन जाती है। अगर वहाँ गड़बड़ी होती है, अधिकारी से लेकर के इस सरकार में सभी भ्रष्ट हैं। मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा स्कैम है, ये जो चुनाव होता है इसका बहुत बड़ा स्कैम है, और बहुत बड़ा इसका एक सर्किल बना हुआ है, एक मैनेजमेंट बना हुआ है कि एन कैन प्रकरण बेईमानी करके, चाहे वो मशीनों के द्वारा हो, चाहे बूथ के द्वारा हो, या वोट के द्वारा, या वोट चोरी से हो, जो सैकड़ों वोट बाहर के बढ़ा लिए जाते हैं, और जो लोकल वोट है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का या आम पार्टी का, वो सारा वोट वहाँ जाकर के काट दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चोरी है। ये सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। मैं इसको बिल्कुल पारदर्शी नहीं मानता हूँ, और ना इसको ही मैं बिल्कुल सही तरीके से मानता हूँ। मेरी अपनी खुद की अपनी राय है कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब भी बरसात आती है उससे पहले रोड बनते हैं, और एक बरसात में रोड खत्म हो जाते हैं। क्या उनमें जो बजट पास होता है उसका पूरा मुआवजा नहीं लगता है? नीचे से लेके ऊपर तक पूरी सरकार भ्रष्ट है। इनके प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक सब भ्रष्ट है। आगरा को ही ले लीजिए, आज रोड बना है, 4 दिन बाद वो उखड़ जाता है। जितना भी है पूरा रोड, पानी, बिजली, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं कोई, तमाम पुल टूट गए, तमाम सर जो एक्सप्रेस वे थे, हाईवे थे, 15 दिन में उनकी हैसियत दिख गई कि किस तरह से बनाया गया है। कोई जांच नहीं होती। भाई बनाते भी आप हो और जांच करने वाले भी आप हैं। बनाने के लिए रिश्वत, और जो जांच कर रहा है उसको भी रिश्वत दे दो, वो वहां से छूट जाता है। तो पूरा सिस्टम ही बिल्कुल करप्ट है। तो किससे आप उम्मीद कर सकते हो, आप बताइए। अभी गंगा जल परियोजना का काम चल रहा है। आप गांव देहात में चले जाइए, या तो अधूरे पड़े हुए हैं, कहीं से लीकेज हो रहा है, कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं टूटा हुआ है। कोई भी कैसी भी स्थिति ये नहीं है कि गंगा जल का जो पानी आया है वह किसी के कंठ तक सरलता से पहुंच जाए। हर जगह लीकेज है। नगर निगम ने अभी बरसात के दिनों में कितनी परेशानियां आम जनमानस को भुगतने पड़ी। पूरे प्रदेश के अंदर सरकार कहती है गड्ढा मुक्त है। हेमलता दिवाकर जी ने 431 करोड़ माफ किए थे टोरेंट पावर के, क्या ये सही थे और क्यों किए? ये बिल्कुल सही था। इन्होंने माफ किए थे 431 करोड़ रुपए, और इसमें पूरा कमीशन का काम था, पूरा भ्रष्टाचार का काम था, नीचे से लेकर के और लखनऊ तक इसमें पूरा घपला हुआ है, पूरा करप्शन हुआ है, पूरी दलाली हुई है, और जमकर के दलाली हुई है। इसमें गरीब जनता का जो पैसा है निगम के अंदर, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता है। इन्होंने जो टोरेंट का जो पैसा माफ किया है उसमें पूरी एक बंद किताब है, नीचे से और ऊपर तक पूरा सिस्टम इसका
करप्शन में लिप्त है। और इसकी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। इसमें अच्छे कुर्ते वालों से लेकर के और टाई वाले तक फंसेंगे इसमें, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो। हेमलता दिवाकर जी ने एक मीम्स बनवाया अपना, और जब आशा भोसले जी शांत हुई थी तो बोल रहे हैं कि वो सिंगर थी कौन थी, उनका नाम नहीं पता इनको। ये नेता इतने पढ़े लिखे हैं? कहाँ से पढ़े लिखे हैं, सब यूं ही मिल गया है। मैंने भी देखा था, मैंने भी सुना था, जिसको राखी सावंत ने भी इसको ट्रोल किया था, आगरा की मेयर साहब को, तो ये हंस भी रही थी। जबकि उनके लिए बात करते समय जब इनको बताया गया था कि हमारे देश की स्वर कोकिला आशा भोसले जी का निधन हो गया है, तो ये हंस कर के कह रही थी बगल में कि कौन थी ये, और आशा भोसले की जगह आशा घोसले का उच्चारण कर गई थी। आगरा जो नगरी है वो इंटरनेशनल नगरी है, और जो आगरा का जो मेयर है वो उसकी अपनी एक गरिमा है, पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि आगरा में ताजमहल बसा हुआ है, भारत का 7वां अजूबा है आगरा के अंदर। और वहाँ पर जो मेन गद्दी पर आप बैठे हुए हो तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, पूरा शिष्टाचार आना चाहिए, मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये भी आना चाहिए, जिससे कोई हमारी मजाक ना बने। और इन सब चीज़ों को लेकर के आगरा की हमारी जो मेयर हैं उनका पूरे देश भर में इसका ट्रोल हुआ और मजाक उड़ाया गया। उन्होंने पीछे आकर के ये भी नहीं कहा कि हाँ मैं अपनी गलती का सुधार करती हूँ और ये मुझसे भूल हुई है। मान लो कोई एक देश की बहुत बड़ी हस्ती का इंतकाल हुआ है, हमको हंसने की जगह थोड़ा सा उनके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए। एक हमारे देश ने बहुत बड़ी एक हस्ती को खोया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम वेल एजुकेटेड है। आपके अनुसार राजनीति में क्या सुधार होना चाहिए जो राजनेता हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि नेता के पास डिग्री भले ही ना हो, लेकिन नेता के पास में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और नेता जो जनता से वायदा करे उसको जनता के बीच में जाकर के उसको पूरा करे। और जिस तरह से कोई भ्रष्ट अधिकारी है, या मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में शरारती है, उसको पनिशमेंट मिलता है, इसी तरह से जो भ्रष्ट नेता है, पारदर्शी नहीं है, जनता के बीच में जाकर के झूठ बोल करके वोट लेता है, ये सबसे बड़ा क्राइम मानता हूं मैं। और इसकी भी एक सजा होनी चाहिए, या तो उस विधायक को या सांसद को या मंत्री को बिल्कुल सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए। और नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और उसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा अपना संविधान के बारे में ज्ञान होना अति जरूरी है। इतिहास का ज्ञान जरूरी है, भूगोल का ज्ञान जरूरी है, अपने देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना जरूरी है, और अपने देश की चिकित्सा के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और अपनी जनता के प्रति, जिस जनता ने आपको प्रतिनिधि के रूप में जिस देश की या प्रदेश की पंचायत में भेजने का काम किया है, वहां जाकर के अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ करके विकास के रास्ते खोलने चाहिए, और आपको जनता से किए हुए पूरे वायदे पर खरा उतरना चाहिए। और भाई पारदर्शी बहुत होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये अधिकार होना चाहिए सरकार को कि जब हम किसी अधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं, या किसी बच्चे को उसकी शरारत पे या उसकी गलतियों पे हम बाहर निकाल सकते हैं, स्कूल से रेस्ट केस कर सकते हैं, तो हम नेता को क्यों नहीं कर सकते, विधायक सांसद को, मंत्री को क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप 100 में से 2 को बाहर करोगे ना, तो 98 वैसे ही सुधर जाएंगे। सरकारी स्कूल और कॉलेज का स्तर, जो शिक्षा का स्तर है, वो घटता जा रहा है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें गरीब इंसान पढ़ाने से पहले कई बार सोचता है। तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा प्रणाली क्यों इतनी बेहतर नहीं हो रही है? जनता के बीच में, अधिकारी के बीच में, जनता के बीच में, नेता के बीच में,
एक रिश्ता होता है, उसको कहते हैं विश्वास का रिश्ता। हम्म। तो हमारे जो समाज हैं उनके बीच में और सरकारी जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, उनके बीच में भाई बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। हम्म। मैंने ये देखा है कि बच्चे मिड डे मील कैसे बनाया जाता है, कि इतनी गंदगी में बनाया जाता है, बच्चे कहाँ बैठते हैं, वॉशरूम तक टूटे हुए हैं। बच्चे टॉयलेट के लिए, हमारी जो बच्चियाँ छोटी छोटी कभी कभी तो बाहर खेतों में जाती हैं वॉशरूम करने के लिए, और टीचर वहाँ काफ़ी ऐसे मैंने देखा हुआ है कि जो विश्वास है, पढ़ाई का जो स्तर है, वो सबसे गिरा हुआ है सरकारी में। जब तक सरकार इस पर सख्त रवैया नहीं अपनाएगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। और जो प्राइवेट हैं उनमें हर आदमी भाई पढ़ा नहीं सकता है, हर एक की क्षमता नहीं है। उसकी जो फीस है वो इतनी हाई लेवल की है कि उसमें काफ़ी लोगों के लिए तो पढ़ाना एक सपने देखने जैसा है। लेकिन मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त की जाएं, जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं। और इस पर यहाँ के जो अधिकारी हैं, हर जिले का अधिकारी पर डे कहीं ना कहीं स्कूल का जाकर के दौरा करे कि यहाँ का कितना, वहाँ लिखे तो स्लोगन तो लिखे रहते हैं कि स्वच्छता अभियान, मेरा भारत महान, ये सब, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। हम केवल नारों तक रह गए, स्लोगन तक रह गए, लेकिन असली अमली जामा नहीं पहना पाए। वहाँ काफ़ी जगह मैंने जाकर के देखा है कि छतें टपक रही हैं, नीचे चूहे घूम रहे हैं, खाने का जो सामान है उसमें चूहे घूम रहे हैं, कहीं कहीं तो सांप निकले आते हैं, बच्चे कीचड़ में जाते हैं। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं, अगर आप उन पर सरकार सख्त रवैया अपनाए और सरकारी संस्थानों को, जो शैक्षिक संस्थान है, उनके ऊपर अच्छी तरह से पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करे, तो वो दिन दूर नहीं कि प्राइवेट जो स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उनमें ताला लग जाएगा। ये सब सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि जो शैक्षिक प्राइवेट शैक्षिक संस्थान हैं, जिन्होंने शिक्षा को माफिया बना दिया है, जो शिक्षा के माफिया हैं, उन्होंने शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया है, बिल्डिंगें बना करके और चमक दमक दिखा करके, वो सब पर ताला लग जाएगा। सरकार इसमें स्पष्टता और पारदर्शी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करे। तो आपने इतनी चर्चा की इस पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए, यूथ को, जेन जी को क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? भैया मैं तो इतना ही अपने प्यारे बच्चों को, बेटियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि उठो जवानों जीवन वार लो, उठो जवानों जीवन वालो, कर लो काम जवानी में और साहस की सरता उमड़ा दो, आग लगा दो पानी में। इतना ही कहना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों से और अपने जैन जी के लिए कि आपके भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ कि आपके माता पिता ने आप जैसे बच्चों को जन्म देने का काम किया। मैं सबसे पहले आपकी माता जी को भी नमन करना चाहता हूं कि आपने ऐसी बेटियों को और बेटों को जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे। राधे राधे।